नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू की बागवानी बहुत से किसान करते हैं और इनसे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में रोगों का प्रकोप होता है जो कि नींबू की बागों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में इनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में बता रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर लिली किस्पोट्टा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं झारखंड और बिहार क्षेत्र में उन किसानों के लिए जो नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। नींबू वर्गीय फसल की खेती में के समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है और जैसा कि हम देखते हैं इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है तो ये भूरा रंग का हो जाता है और जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दें। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दें और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। ग्मोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। खासकर जो किसान भाई झारखंड और बिहार के क्षेत्र में नींबू की खेती करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उनके जो फूल आते हैं पेड़ों पर और जो फल लगते हैं उनके झड़ने की समस्या से सब किसान भाइयों का सामना होता है। वो कहते तो हैं कि फूल बहुत लग रहे हैं, फल भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में फूल लगते हैं और शुरुआत में जितने फल दिखाई पड़ते हैं अंत तक वो उसका उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जब आपके नींबू के पौधों पर फूल की कलियां दिखाई पड़ती हैं उस समय आप प्लानोफिक्स इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कीजिए और इसके बाद जब फूल खिलने शुरू होते हैं उस समय आप कोई छिड़काव ना करें और जब इसमें आप चना के आकार का जब इसमें फल लग जाता है उस समय आप फिर से एक बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। जब आप प्लानोफिक्स का छिड़काव फूलों पर और फल लगने के बाद करते हैं तो फलों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। डायबेक रोग नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़,
अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ होती है। रोगग्रस्त पौधों में फूल एवं फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई न करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल कोरोना को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर पशुओं से जुड़ी कई खबरें फैली हुई हैं, जिससे पशुपालन से जुड़े किसान भी काफी परेशान हैं। अगर आप भी गाय भैंसों का पालन कर रहे हैं तो इनको स्वस्थ रखते हुए इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं जिला पूर्वी सिंहभूम के पशु चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह से। टीवी 18 के प्रोग्राम अन्नदाता के माध्यम से हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना के द्वारा जो तरह तरह की एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, और उसी संबंध में हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार भी इसके मद्देनज़र एडवाइजरी जारी की है। और ये एडवाइजरी इस तरह है कि हम सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को मैं ये बता दूं, कोरोना 19 का जो संक्रमण है पशुओं से आदमी में ऐसा संक्रमित होने का रिपोर्ट अभी तक नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कि न्यूयॉर्क के चिड़ियाखाने में एक बाघ का संक्रमण कोविड-19 के द्वारा हुआ था, और एक और रिपोर्ट था कि कुत्तों के द्वारा भी कोविड-19 का संक्रमण मनुष्यों में हुआ था। लेकिन इसका कोई भी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। केवल आपको विशेष सावधानियां बरतनी है अपने लिए, अपने जो भी आपके जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और अपने समाज के लिए। पशु पक्षियों में रोग और संक्रमण का शीघ्र पता लगाने से मनुष्यों में उनके संचरण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि मानव कल्याण में पशु स्वास्थ्य के महत्व पर बार बार बात हो। वैसे भी पशुओं पक्षियों के माध्यम से संक्रामक रोग मनुष्यों में न फैले, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखा जाए। जैसे कि सरकार ने बताया है और सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आप जब भी अपने पशुशाला गौशाला में जो काम करें तो मास्क पहन कर करें। इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर आप के पशु को आप जब खाना देना जाते हैं या पानी देना जाते हैं तो उस समय देने के उपरांत, अपना कार्य करने के उपरांत अपने हाथ को साबुन से ठीक से धो लें, खास करके सैनिटाइजर से, जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा बना हो। इसके अलावा अपने पशुशाला का जो स्प्रे के द्वारा छिड़काव आसपास जो है ब्लीचिंग या सैनिटाइजर से करें नियमित रूप से। और शुद्ध पानी, चूँकि गर्मी का भी मौसम आ गया है तो हमेशा 24 घंटा अपने पशुओं को शुद्ध पानी की उपलब्धता बनाए रखें। खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के जो चारा है उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका जो चारा था दूसरे राज्यों से उस पर भी क्लियर ये अध्यादेश जारी कर दिया कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए और मनुष्यों को भी इनसे बचने के लिए पशुपालन से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को पशुशाला में प्रवेश नहीं करने दे। पशुशाला में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को अच्छे से साबुन से धो लें या सैनिटाइज करें। पशुशाला के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ बनाएं और उसमें कीटाणु दवा जैसे लाल दवा, सैनिटाइजर आदि का घोल बनाकर भरकर रखें, जिससे पशु तथा अन्य किसी के प्रवेश करने से पहले पैरों द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोका जा सकता है।
खासकर मैं वैसे जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि अपने पशु, कुत्ता है या बिल्ली है, उसको अगर घर पर रखते हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसा देखा गया है रिपोर्टिंग में भी कि कहीं ना कहीं ऐसा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अपने पशु को अपने पास रखें, लेकिन आप उनको जब भी खाना दें या पानी दें तो मास्क पहन करके जाएं, उनका बर्तन को साफ सफाई ठीक से करें। दूध दोहने के पूर्व अपने हाथों और दोहन पात्र को अच्छी तरह से साबुन या वॉशिंग पाउडर से धो लें। दूध दोहने वाले ग्वाले को दूध दोहते समय हमेशा अपने बाल और मुंह ढक कर रखना चाहिए। दूध दोहने वाले ग्वाले के नाखून कटे होने चाहिए। साथ ही दूध दोहते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान न करें। जब ज़्यादा जरूरी हो तभी पशु चिकित्सक के पास जाएं, अन्यथा अपने पशु चिकित्सक से दूरभाष के द्वारा संपर्क करके टेलीमेडिसिन के द्वारा आप व्हाट्सएप के द्वारा उनसे सुझाव मांगें कि इस जो विकट परिस्थिति जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र आवश्यक क्या क्या प्रावधान के द्वारा चिकित्सा किया जा सकता है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से, सभी पशु प्रेमियों से मेरा यही आग्रह होगा अन्नदाता के माध्यम से कि आप लोग सरकार के जो एडवाइजरी दी गई है और इसको अन्नदाता प्रोग्राम के तहत या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आए दिन बताया जा रहा है, उसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आने वाले समय में इस वैश्विक महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज हम आपको ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में बताएंगे। इसकी उत्पादन तकनीक काफी आसान है और इसे किसान अपने घर पर भी उगा सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान दें, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर ऑयस्टर मशरूम को भारत में झिंगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय पर भी बढ़ सकता है। इस मशरूम के फल शरीर में अलग अलग शैल, पंखे या रंग के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सफेद, क्रीम, ग्रे, पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फॉर्मेलिन और स्पॉन इत्यादि की जरूरत होती है। इसकी खेती सितंबर से लेकर मार्च तक होती है। उत्पादन की विधि: इसके उत्पादन के लिए 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोया जाता है। इसके लिए 150 मिलीलीटर फॉर्मालिन, 7 ग्राम कार्बेडाजिन को पानी में घोलकर इसमें 10 किलो भूसा डुबोकर उसको शोधन किया जाता है। भूसा भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी अगर सुबह फैलाते हैं तो शाम को और शाम को फैलाते हैं तो सुबह निकाल लें। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला देते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाता है। 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो स्पॉन की जरूरत होती है। इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम के स्पॉन लेने चाहिए। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भरा जाता है। एक बैग में 3 से 5 लेयर लगानी होती है और प्रत्येक लेयर लगाने के बाद उसमें स्पॉन को किनारे किनारे रखकर उस पर फिर भूसा रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन को ऊपर से कस करके बांध देते हैं। बैग में हवा जाने के लिए 15 से 20 छेद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन को 10 से 12 दिन जमीन से ऊपर कमरे में रखते हैं और फिर जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तब पॉलीथीन को हटा देते हैं। बांस या लकड़ी के सहारे उनको जमीन से ऊपर छांव में रखते हैं। जब भी नमी की मात्रा कम हो तो स्प्रे से पानी का छिड़काव करते हैं। 5 से 7 दिन बाद अंकुरण होने लगता है। फिर 10 से 15 दिन में मशरूम तैयार होने लगता है। मशरूम को घुमाकर तोड़ दिया जाता है। एक बंडल में 2 से 3 किलो मशरूम तैयार होते हैं।
इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जमुआ, जिला पूर्वी सहभूम से रामटेक मुंडा ने। आप शिमला मिर्च की फसल की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो रामटेक जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि अगर पॉली हाउस में किए हों तो वहीं वातावरण में नमी काफ़ी है। तो पॉली हाउस के अंदर की नमी यानी करीब 60% के आसपास मेंटेन करें और नमी के साथ साथ ध्यान देना होगा कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के, तो वो अविलंब लगा देने तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉली हाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चूंकि ह्यूमिडिटी बाहर भी बढ़ रही है, तो अगर अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों की रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है और पौधों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान दें कि अगर ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें, उसमें सेकेंडरी ब्रांच है, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचें रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तोड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे फल भी निकलते हैं। तो थिनिंग ऑफ द फ्रूट्स यानी फ्रूट्स का निस्तरीकरण करना
यानी निकालना भी आवश्यक होता है। तो एक बंच में 2 से 3 या एक डालियों में 2 से 3 फल छोड़ के बाकी को हटा दें, क्योंकि जब मैच्योर शिमला मिर्च का फल होगा तो 150 से 200 ग्राम का होता है, तो 4 फल लग गए तो लगभग 1 किलो हो जाता है। तो इस तरह से 4 से 6 फल से ज़्यादा एट ए टाइम पौधों पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।